नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में स्थित गायनोकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक्स पर विषयों पर डिस्कशन करना है जिनसे महिलाएं प्रभावित होती हैं। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी तरह के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मर्ज़ या बीमारी पर है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके पहले के 2 वीडियोस जो हमने देखे थे वे थे पीसीओडी की प्रॉब्लम पर। इस पर हमने विचार विमर्श किया था। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम जिससे जो महिला ग्रस्त होती है वो बहुत ही तरह तरह के सिम्टम्स से परेशान रहती है। और ये क्या है ये हम आज देखेंगे। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है एंडोमेट्रियोसिस का, इसको समझना थोड़ा सा जटिल है, तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को कुछ भागों में डिवाइड किया है और वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करी है। और साथ में मैंने कुछ चित्र भी डाले हैं जो कि आपको ये समझने में आसानी देंगे कि ये मर्ज़ एक्चुअली है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है एक स्त्री के जीवन में, और इनके लिए हम क्या टेस्ट्स करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका निवारण या इसका इलाज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो हम शुरू करेंगे चर्चा एंडोमेट्रियोसिस पर। और एंड में चाहिए तो हम लोग थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे जो पेशेंट्स कॉमनली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एंडोमेट्रियोसिस पर एक चर्चा। तो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम को कंप्लीटली समझने के लिए या सरलता से समझने के लिए एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि नॉर्मल स्त्री की जो साइकिल है, जो मासिक की साइकिल है, वो किस तरह से चलती है। तो जो आप ये चित्र देख रहे हैं अपने सामने, इसके साइड में जो लेफ्ट साइड का चित्र है वो एक नॉर्मल स्त्री के आकार को वहाँ पर दिखाया गया है। अब इसमें जो सेंटर पर जो ऑर्गन दिखाया गया है ये हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय को हम 3 परतों में समझ सकते हैं, और इसमें जो सबसे अंदर की परत है जो कि यहाँ पर डार्क पिंक कलर से दिखाई गई है, इसको हम गर्भाशय की लाइनिंग कहते हैं और हमारी भाषा में इसका नाम है एंडोमेट्रियम। यही जो अंदर की गर्भाशय की लाइनिंग है ये पीरियड के दौरान, यानी जब स्त्री को मासिक धर्म आता है, ये बाहर छूटती है। इसके साथ ब्लड भी बाहर आता है और इस मिश्रण को, कोशिकाओं और ब्लड के मिश्रण को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स बोलते हैं। अब ये जो अंदर की परत है, इसके बाहर या इसके आउटसाइड पर यूट्रस की मसल होती है। मसल यानी मांसपेशी होती है जिसका यूट्रस बना होता है, और बाहर एक और थिन लेयर होती है जिसे हम सीरोजा बोलते हैं। अब इस तरह से तो हो गया यूट्रस का आकार। अब ये जो अंदर की लाइनिंग है इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक स्त्री की साइकिल में या मासिक धर्म जो एक महीने का क्रम होता है उसमें बढ़ती है, और फिर एक वैल्यू पहुंचकर यदि प्रेगनेंसी नहीं रही उस मंथ में तो फिर वापस नेक्स्ट मंथ में बाहर आ जाती है। तो इसीलिए जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, जो अब आप अगर राइट साइड ऑफ द फिगर पे ध्यान देंगे तो उसमें पहला भाग साइकिल का एक मेंसेस का भाग माना गया है। ये 2 से 5 दिन तक चल सकता है और हर स्त्री में अलग होता है, और इस दौरान पर ये जो अंदर की लाइनिंग है ये योनि के माध्यम से बाहर छूट जाती है। फिर जैसे जैसे ओवरी अपने हॉर्मोन्स बढ़ाती है, ये लाइनिंग वापस धीमे धीमे बनती जाती है और थिकनेस में ये इंक्रीज करती जाती है। फिर साइकिल का मध्य भाग आता है, जब ओवरी के हॉर्मोन्स करीब करीब एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचते हैं, तो ये जो अंदर की लाइनिंग है ये अंडे को रिसीव करने के लिए, यानी प्रेगनेंसी धारण करने के लिए बिल्कुल परिपक्व हो जाती है। यदि प्रेगनेंसी रह गई तो फिर ये लाइनिंग बनी रहती है और शिशु को पोषण के लिए इंटैक्ट रहती है, यानी अगले साइकिल में मेंसेस नहीं आता, क्योंकि अब सारा पोषण शिशु को जाता है। लेकिन अगर
साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर साइकिल के दूसरा भाग जब खत्म होता है उसके बाद वापस मेंसेस का साइकिल आता है। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि जो यूट्रस की ये लाइनिंग है ये एक रिस्पॉन्सिव टिश्यू है। रिस्पॉन्सिव मतलब ये ओवरी के हॉर्मोन्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है और हर साइकिल में जैसे जैसे ओवरी के हॉर्मोन्स बढ़ते और फिर घटते हैं वैसे ही ये इसकी थिकनेस बढ़ती है और फिर मेंसेस के दौरान ये पूरी शेड आउट होकर फिर नए साइकिल पे नए तौर से शुरुआत होती है और ये वापस बढ़ना चालू होती है। अब नॉर्मल में ये जो अंदर लाइनिंग है इसकी पोजीशन केवल और केवल गर्भाशय के अंदर या यूट्रस के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन जब ये एंडोमेट्रियोसिस का रोग किसी स्त्री को ग्रस्त करता है तो ऐसा पाया गया है कि ये जो अंदर की लाइनिंग है ये अलग अलग भागों में, शरीर के अलग अलग भागों में, स्पेशली जो पेल्विस का रीजन होता है जहाँ पर हमारे बाकी प्रजनन तंत्र की अलग अलग अंग हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरीज हो गई, या पेल्विक ऑर्गन्स के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनमें ये जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स? जो यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स हैं या यूट्रस की जो अंदर के पर्दे की जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बहुत कारण हैं, हम कारण बाद में देखेंगे। लेकिन इस एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से जो चीज़ केवल यूट्रस के अंदर होनी चाहिए वे सेल्स अगर बाहर की तरफ आ जाएं, यानी हमारी श्रोणी या पेल्विस के भाग के डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट जगहों पर आ जाएं, तो ये जो सेल्स हैं ये भी फिर उतार और चढ़ाव दिखाते हैं, जैसा एक पीरियड की साइकिल में गर्भाशय के अंदर दिखता है। फिर ये भी हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में बढ़ते हैं और फिर हर पीरियड पर इनके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। अब क्योंकि ये ब्लीडिंग के लिए कोई बाहर आने का मार्ग नहीं है, जैसे यूट्रस तो योनि के मार्ग से बाहर के रास्ते में कनेक्टेड है, पर जब ये सेल्स अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर हो जाते हैं, कई बार ओवरीज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार तो प्रजनन तंत्र के अलावा यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा जो बड़ी आंत है और जो पेशाब की जो ग्रंथि है आगे, उधर भी इनका इकट्ठा पाया जाता है इनको। और फिर ये इनमें जब ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान तो यहाँ पर गांठें बन जाती हैं और इसकी वजह से जो एक नॉर्मल जो पेल्विस का लचीलापन है, जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे अंग हैं जो खुले होने चाहिए, उनका लचीलापन ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे से ये ऑर्गन्स चिपक जाते हैं। इसकी वजह से जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग है शरीर की उस पर असर पड़ता है। इनके खिंचाव की वजह से और इनके चिपकने की वजह से एक दूसरे से चिपक कर जो गांठें बन जाती हैं अंदर श्रोणी के भाग में या पेल्विक एरिया में जो गांठें बन जाती हैं, उनकी वजह से बहुत पेन महसूस हो सकता है। और कभी कभी जब ये दूसरे अंगों को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे आंत हो गई या फिर पेशाब की थैली हो गई, इन पर जब ये चिपक जाती है तो फिर दूसरे सिम्टम्स जैसे पेशाब में दर्द होना, पैखाने के टाइम पर तकलीफ़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना या दर्द होना मोशन पास करने के टाइम, इस तरह के सिम्टम्स भी स्त्री परसीव कर सकती है। और भी इसके बहुत सिम्टम्स हैं, वो हम धीमे धीमे आगे देखेंगे। पर अभी तक हमने ये समझा कि ये डिज़ीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो यूट्रस के अंदर नॉर्मल पाया जाने वाला पर्दा है या लाइनिंग है वो किसी न किसी एबनॉर्मल कारण की वजह से दूसरी जगहों पर मौजूद हो जाता है और वहाँ पर भी जब ब्लीडिंग होने लगती है पीरियड्स के दौरान तो खून की गांठें बनती हैं और इनकी वजह से अंदर शरीर का जो एक नॉर्मल पोजीशनिंग है ऑर्गन्स की, जो उनका एक लचीलापन है, जिस तरह से उनकी एक दूसरे से रिलेशनशिप रहनी चाहिए एक अंग की दूसरे अंग से, वो सारी लॉस्ट हो जाती है या अंदर का स्ट्रक्चर जिसे हम कहना चाहिए वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। आइए इसको अब हम थोड़ा और विस्तार में और थोड़ी सरलता के साथ फिर से समझते हैं। तो जो ये चित्र आपको अब दिख रहा है ये एक सिंप्लीफाइड चित्र है मासिक चक्र का। इसमें आप देखेंगे कि पहले 5 दिन में मासिक यानी मासिक धर्म वाला पार्ट दिखाया गया है जब ब्लीडिंग स्त्री को होती है। जब ब्लीडिंग होती है उसके बाद
एक नई साइकिल की शुरुआत होती है और जो अंदर की जो लाइनिंग है या अंदर का जो पर्दा है उसकी परत धीमे धीमे वापस थिकनिंग यानी बढ़ने लगती है। तो यह अगले पार्ट में दिखाया है। नेक्स्ट 5 to 10 डेज में इसकी थिकनेस बढ़ती है और फिर साइकिल का जब मध्य भाग आता है, यानी समझ लीजिए अगर किसी की साइकिल 30 दिन की है, यानी उसको हर 30 दिन में पीरियड आता है, तो 14वें 15वें दिन इस तरह से किसी को 28 दिन में आता है, किसी को 32 दिन में साइकिल आती है। तो मध्य भाग पर अंडबीज बाहर आता है और इस टाइम पर प्रेगनेंसी रहती है। यदि प्रेगनेंसी रह गई तो अगले साइकिल में वापस ब्लीडिंग नहीं होती। यदि नहीं रही भी तो भी जो अंदर का पर्दा है वो थोड़ा और बढ़ता है और फिर यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो नेक्स्ट साइकिल वापस शुरुआत होती है और अगले साइकिल का मेंसेस या पीरियड आ जाता है। तो ये एक सिंप्लीफाइड मैनर में मासिक चक्र को समझाया गया है। अब आइए ये चित्र देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है जो ये अंदर की लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जो आप इसमें ये चॉकलेट ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स देख रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि गर्भाशय के बाहर आ गए हैं, और जो ये सफ़ेद सफ़ेद ग्रंथियाँ दिख रही हैं ये हमारी ओवरी हैं। इनके अंदर भी ये इनके दाग दिख रहे हैं और बल्कि ये ओवरी के अंदर गांठें बना लेती हैं खून की, जिन्हें हम सिस्ट बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इन्हें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। ये जो नली के ऊपर भी इनको दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो एंडोमेट्रियोसिस के जो दाग हैं या गांठें हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में भी पाया जा सकता है और जब डिज़ीज़ बहुत बढ़ जाती है तो ये जो बाकी के हमारे अंग हैं श्रोणि के या पेल्विक रीजन के, जैसे आप समझिए अंतड़ी है, पेशाब की थैली है, या जो साइड की वॉल्स हैं, दीवार हैं जो पेट के अंदर के साइड की, नीचे श्रोणि के अंदर के साइड की, वहाँ पर ये दाग और इनकी गांठें बन के तैयार हो जाती हैं और ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस करती हैं। कई बार रेयरली पेल्विस रीजन से, यानी जो नीचे का भाग है उससे कई दूर भी इस एंडोमेट्रियोसिस के मर्ज़ की गांठें पाई जाती हैं, जैसे समझ लीजिए छोटी आंत के ऊपर, और बहुत रेयरली लंग्स में या ब्रेन में भी किसी किसी लेडी को ये दूर दूर तक पहुंचकर वहाँ पर गांठें बना सकती हैं। अब एक बार समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो परेशानी है ये हमारे समाज में इसकी प्रेवलेंस क्या है, यानी ये कितनी व्याप्त है हमारे समाज में, और इसके मेन सिम्टम्स यानी इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो आइए ये हम देखेंगे। अब तो अब आपके आगे जो ये चित्र है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो लेफ़्ट साइड पर चित्र है उसमें दिखाया गया है कि ये जो खून की गांठें हैं और इसके चारों तरफ जो एक पूरा जो एक आप समझिए इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो गांठें बनती हैं ये किस तरह से अलग अलग जगहों पर फैल सकती हैं और वहाँ पर जाकर सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। और इन गांठों के बनने की वजह से जो आसपास के जितने दूसरे अंग भी हैं वो एक दूसरे से चिपक जैसे जाते हैं। ये राइट साइड की इमेज पर दिखाया गया है। तो जो शरीर का, जब मैंने आपको पहले समझाया था, जो एक शरीर का इंटर रिलेशनशिप है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से, यानी जो जिस तरह से एक लचीलापन होना चाहिए या उनके बीच में जो गैप होना चाहिए दो ऑर्गन्स के बीच में, वो ख़त्म हो जाता है और एक गुट होकर सब चीज़ एक दूसरे से चिपक जाती है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है उस पार्ट का वो गड़बड़ हो जाता है या उस तरह से वो फंक्शन हो नहीं पाता। तो इसी वजह से अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इस चित्र में एंडोमेट्रियोसिस का एक और पहलू दिखाया गया है जिसे हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से जब पीरियड्स के दौरान ब्लड बाहर आता है योनि के मार्ग से, कुछ ब्लड जो है वो अंदर की जो मसल्स हैं यूट्रस की, यानी जो मांसपेशियां हैं यूट्रस की, उधर जाता है और वहाँ पर सूजन होकर उस ब्लड के चारों तरफ का जो एरिया है वो एक गांठ जैसा बन जाता है और जो बच्चेदानी है
वो आकार में या साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती है या बच्चेदानी में गांठ जैसी बन जाती है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को। और इस कंडीशन को हम, जो कि एक तरह से एंडोमेट्रियोसिस का ही एक डिफरेंट पहलू है, इसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। इस पर हम आज बहुत विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। ये एक्चुअली एक अलग तरह से काफ़ी मैनेज किया जाता है। आज हम केवल एंडोमेट्रियोसिस यानी जो ब्लीडिंग अलग अलग जगहों पर बॉडी के होकर गांठें बनती हैं, उनकी वजह से क्या लक्षण होते हैं और कैसे निवारण होगा, इसी पर आज का हमारा डिस्कशन सीमित होगा। एक और हम इसका पहलू देख लें। कभी कभी जो ये एंडोमेट्रियोसिस की ब्लीडिंग है या जो ब्लड की जो गांठें बनती हैं और इन्फ्लेमेशन की जो गांठें बनती हैं, वो कुछ ऐसे मार्गों से स्किन पर भी दिखाई देती हैं जहाँ पहले सर्जरी हुई हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी स्त्री की सिजेरियन से डिलीवरी हुई हो, तो जो कट स्किन पर सिजेरियन का होता है वहाँ पर ये एंडोमेट्रियोसिस की गांठ बन सकती है। और कई बार नाभि पर ये गांठ आ सकती है और इस तरह से वहाँ पर सूजन जैसी दिखती है और लाली दिखती है। और पीरियड्स के दौरान स्पेशली जब वहाँ पर अंदर ब्लीडिंग होती है तो महिला को बहुत तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। तो इस चित्र में दोनों भी टाइप्स के दिखाए गए हैं। जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये सिजेरियन की जगह पर एंडोमेट्रियोसिस की गांठ है, और जो राइट साइड पर देख रहे हैं वे नाभि का एरिया दिखाया गया है जहां पर एंडोमेट्रियोसिस की गांठ बन गई है। तो पहले ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कौन सी महिलाओं को होता है। तो बेसिकली ये एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बीमारी है। ज़्यादा इसके सिम्टम्स और जो ज़्यादा परेशानी ये मर्स प्रोड्यूस करता है, ये एक 15 to 49 ईयर्स की जो लेडीज़ हैं उनमें ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 15 साल से पहले इस डिज़ीज़ को पहचानना और इसके लक्षणों को समझना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि एकदम 15 साल के पहले नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, पर फिर भी 15 साल के पहले इसका ज़्यादा कुछ चिन्ह दिखाई नहीं देते। इसी तरह से जब मेनोपॉज का टाइम आता है, यानी जब मासिक धर्म बंद हो जाता है 45 या 48 के बाद, तो भी ये जो मर्ज है ये इतनी परेशानी देता नहीं है। अब देखते हैं कि ये समाज में कितना व्याप्त है, यानी इसका कितना प्रेवलेंस है। तो ऐसा कहा जाता है कि 10 लेडीज़ में से, यानी 10 महिलाओं में से एक को ये बीमारी हो सकती है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात इसके बारे में ये है कि कई बार ये जो डिज़ीज़ है ये इसके बहुत ज़्यादा उग्र सिम्टम्स नहीं होते। हल्का मुल्का पेन होता है पीरियड्स के दौरान, और भले ही अंदर मर्ज काफ़ी हो लेकिन लेडी को सिम्टम्स ज़्यादा महसूस नहीं होते। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जब निसंतानता की प्रॉब्लम लाइफ में आती है और उसके लिए जब टेस्ट्स कराने लेडी जाती है तो पता चलता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस का मर्ज है। लेकिन उसी तरह से उल्टा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लेडीज़ में थोड़ा भी जब एंडोमेट्रियोसिस अंदर उत्पन्न होता है तो उन लेडीज़ को बहुत ही दर्द और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स होती हैं और वो इसकी वजह से ये पकड़ में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि डिज़ीज़ जो है, जो परेशानी है, वो कितनी सिवियर है उस हिसाब से कई बार सिम्टम्स पेशेंट के मैच नहीं करते। पेशेंट को बहुत पेन हो सकता है पर हो सकता है डिज़ीज़ उतनी ज़्यादा ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता, लेकिन अंदर जब हम कभी सर्जरी करनी पड़े इसके लिए जब हम पता लगाते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, MRI में, सोनोग्राफी में, तो पता चलता है कि डिज़ीज़ काफ़ी सिवियर फॉर्म की है। तो ये तो एक हो गई चिंताजनक बात कि क्योंकि इसके सिम्टम्स इसकी सिवियरिटी से मैच नहीं करते कई बार, तो इसकी डायग्नोसिस में भी कई बार डिले हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मासिक धर्म के दौरान, जो पीरियड्स के दौरान जो लड़कियों को या स्त्रियों को जो पेन होता है, बहुत बार वे सहन करती हैं और इसको एक नॉर्मल जैसा समझती हैं। लेडीज़ या लड़कियां सोचती हैं कि पीरियड्स में पेन होना तो एक स्वाभाविक जैसी चीज़ है। तो कई बार वे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास तब तक नहीं जाती जब तक पेन की सिवियरिटी काफ़ी ना हो जाए। तो एक डायग्नोसिस होने में कम से कम एक
7-8 साल का डिले हो जाता है। इस बीच डिज़ीज़ अंदर ही अंदर बढ़ सकती है। तो ये एक सेकेंड पहलू हो गया कि डिज़ीज़ की डायग्नोसिस टाइम पर या जल्दी कई बार इन लेडीज़ की नहीं होती है। तो ये तो हमने देखा कि डिले इन डायग्नोसिस का क्या कारण है। और एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, यानी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में जो सोशल लाइफ में एक लेडी के इम्पैक्ट पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है निःसंतानता का, यानी इनफर्टिलिटी का। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जो 30 से 50% लेडीज़ इस अगर डिज़ीज़ से अफेक्टेड हों उनको, उनमें से 30 से 50% लेडीज़ को निःसंतानता की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, इसको दिखाने के दो ही मेन उद्देश्य हैं। पहला, आप लेफ़्ट साइड के डायग्राम पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिज़ीज़ की शुरुआत एक्चुअली पीरियड्स की उम्र के आसपास हो जाती है, जैसे मैंने समझाया। लेकिन इसके लक्षण बाहर उभर के एक 15 साल के बाद ही समझ में आता है कि ये जो बच्ची को जो इतना पेन हो रहा था वो इस डिज़ीज़ के कारण है। पर शुरुआत हो जाती है एक अर्ली पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में ही। और जो ज़्यादातर लेडीज़ हैं वो मध्य भाग में उनकी ये डायग्नोसिस होती है। राइट साइड पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि करीब 5% लड़कियां जिनकी उम्र 18 से कम है और जिनको पीरियड के दौरान बेहद दर्द होता है, वे ये मर्ज़ की शिकार हो सकती हैं। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई यंग गर्ल इतनी परेशानी लेकर आती है कि उसको स्कूल मिस करना पड़ रहा है या कॉलेज मिस करना पड़ रहा है या वो उठ ही नहीं पाती दर्द के कारण पहले 3 दिनों में पीरियड्स के, तो ये हमको हमेशा दिमाग में ये डायग्नोसिस रखनी चाहिए। अब हम एक बार सरलता से समझ लेते हैं कि ये जो मर्ज़ है, जो ये अंदर जो अलग अलग जगहों पर यूट्रस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, यानी गलत जगहों पर यूट्रस की जो पर्दे के सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वे प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, पहले तो इसके कारण कई हैं और इस पेशेंट फोरम पर बहुत डिटेल साइंटिफिक डिस्कशन करना उतना आसान नहीं है। पर एक मोटी मोटी तौर पर पहले तो इसका मेन एक कारण ये रहता है कि इसका हेरिडिटी या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। दूसरा कारण ये है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल जब पीरियड आता है तो जो पीरियड की लाइन, जो अंदर बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, उसका बाहर आने का कुदरत ने एक मार्ग बनाया है। यानी जो अंदर गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो बाहर निकल के योनि के द्वारा पीरियड्स पूरा बाहर आ जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं स्त्रियों में ब्लीडिंग जिस तरह से योनि के द्वार से बाहर आती है, उसी तरह से कुछ ब्लड उल्टे डायरेक्शन में पेट के अंदर चले जाता है। ये जो लेफ़्ट साइड का फिगर है, वहाँ एरो जो लाल कलर के जो एरो बनाए गए हैं वो यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि ब्लड जो एक नीचे के द्वार से बाहर आना चाहिए, उसके बदले वो जो ट्यूब्स के माध्यम से श्रोणि के अंदर यानी पेल्विस के अंदर ब्लीडिंग पहुंच जाती है। और जब ये उल्टे डायरेक्शन में पीरियड्स की ब्लीडिंग पहुंचती है तो वहाँ पर जो ये अंदर की जो लाइनिंग के सेल्स अलग अलग जगह पर पेल्विस के रीजन में वहाँ पर अपना घर कर लेते हैं। जब एक बार अंदर ब्लीडिंग आ जाती है, और ये ब्लीडिंग हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में आ जाए, हो सकता है ओवरी में आ जाए, हो सकता है अंतड़ी में आ जाए, जब इसकी गांठ बन जाती है तो शरीर कोई भी ब्लीडिंग को एक तरह से ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये जो घाव जैसा अंदर हो जाता है, इसके चारों तरफ कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसे हम हमारी भाषा में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे जाते हैं जो इनको ब्लड को डिस्ट्रॉय करने की, जो गलत जगह पर ब्लड ब्लीडिंग हो गई है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रक्रिया में वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब आप समझिए तंत्रीकरण ज़्यादा हो जाता है और फाइब्रोसिस की वजह से सब चीज़ें एक दूसरे से चिपक जाती हैं और उस भाग की जो लचीलापन है या उस भाग का जो फंक्शन है जो एक फ्री कंडीशन में होता है वो अब नहीं हो पाता। और बहुत कारण पाए जाते हैं यंग गर्ल्स में।
कई बार बहुत सारे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से भी ये डिज़ीज़ मैनिफेस्ट करती है। ऑटो इम्यून से कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी बॉडी में कंडीशंस होती हैं जिसमें सूजन की जो प्रक्रिया है उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है, तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। अच्छा, कई बार खाली ब्लीडिंग ही उल्टे डायरेक्शन में जाए और इस मर्ज को प्रोड्यूस करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी अंदर हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो एंडोमेट्रियम का रूप धारण कर सकते हैं, और फिर इधर पर जैसे जैसे यूट्रस की ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, हर साइकिल में शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये एक और कारण हो गया। और लास्टली एक और कारण ऐसा होता है कि कई बार कुदरती रूप से जब लड़की शिशु पैदा होती है तो उसके गर्भाशय का आकार अगर ठीक नहीं है या कुदरती रूप से बच्चेदानी में बनावट इस तरह से है या कुछ खराबी है बनावट में कि बाहर की ब्लीडिंग अंदर की ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल सकती, तो ये ब्लीडिंग अंदर फंस जाती है या उल्टे डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये सब हो गए इसके इस मर्ज की उत्पत्ति के कारण, यानी ये डिज़ीज़ क्यों होती है। क्या हमने देखा, पहला कारण जेनेटिक है, दूसरा है ब्लीडिंग का नेचुरल पैसेज जो कि बाहर है योनि के द्वारा, वो पूरा ब्लीडिंग नीचे के द्वार से ना होकर कुछ ब्लीडिंग उल्टे डायरेक्शन में पेट के अंदर यानी श्रोणी या पेल्विस के रीजन में हो जाए, वो एक दूसरा कारण। तीसरा कारण कुदरती रूप से कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं या सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को चेंज कर लें एंडोमेट्रियम जैसे सेल्स में और फिर वहाँ ब्लीडिंग हो जाए। और एक मेन कारण ये हो सकता है कि जब ये यंग लेडीज़ में होता है या बहुत यंग लड़कियों में पाया जाता है तो कभी ऐसा हो सकता है कि कुदरती रूप से उनके गर्भाशय में कुछ बनावटी में प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से ब्लड बाहर ना आ पाए और फिर उल्टा मूव करे या कहीं पर ट्रैप हो जाए, तो उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस उत्पन्न हो सकता है। तो ये डायग्राम इसीलिए मैंने दिखाया है, इसकी बहुत डीप में हमारा जाना जरूरी नहीं है, पर यह दिखाया है कि इस तरह के बहुत सारे आकार में बनावटी रूप से लेडीज़ के प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई बार बच्चेदानी के अंदर पर्दा होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग बाहर नहीं जा सकती। कई बार बच्चेदानी एक सिंगल यूनिट होने के बदले 2 भागों में स्प्लिट होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लड अच्छी तरह से बाहर नहीं आ पाता और उल्टे डायरेक्शन में जाता है या ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस उत्पन्न हो सकता है। तो हमने एक संक्षिप्त में अगर देखें तो हमने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। ये हमने देखा कि एक नॉर्मल लेडी का शरीर यानी प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से चलता है, उसका मासिक चक्र कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हॉर्मोन्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और मासिक चक्र में जब ब्लीडिंग होती है अंत में यानी मेंसेस के दौरान, तो जो अंदर की जो लाइनिंग है, जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग है, वो योनि के माध्यम से नीचे के मार्ग से बाहर आती है। एंडोमेट्रियोसिस कब होता है? एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब ये जो अंदर का पर्दा है ये पूरा बाहर ना आ पाए और इसकी जो कोशिकाएं हैं या जो पर्दे के कुछ भाग हैं या सेल्स हैं वो शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाएं। और कैसे पहुंचेंगे? या तो रक्त का जो स्राव है वो उल्टे डायरेक्शन में होगा या अंदर ही अंदर इस तरह के सेल्स की उत्पत्ति हो सकती है, और जो भी कारण है, लेकिन ये जो जब पर्दे के जो सेल्स हैं या जो पर्दे का भाग है जब ये एबनॉर्मल या गलत जगहों पर प्रेजेंट हो जाता है, तो जिस तरह से ब्लीडिंग हर साइकिल में आती है उसी तरह से यहाँ पेट के अंदर यानी श्रोणी के भाग में, पेल्विस के भाग में अंदर हर महीने ब्लीडिंग इकट्ठी होती जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स या जो अंग उधर हैं उनका फंक्शनिंग या उनका कार्य किस तरह से वे कार्य करते हैं वे बिगड़ जाता है। तीसरा हमने देखा कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके सिम्टम्स भी कई बार नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल बात इसके बारे में ये है कि हर किसी को
बहुत ज़्यादा सिम्टम शुरुआत में या वैसे भी कभी हो सकता है कि पकड़े में ही ना जाएं, और बाद में किसी और कारण से जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और ज़्यादातर ये हम निसंतानता के लिए जब टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस महिला को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है। तो डिजीज़ के सिवियरिटी से इसके सिम्टम्स कई बार मैच नहीं करते हैं। अब सिम्टम्स क्या हो गए ये हम देखेंगे। तो आज के चरण में मैं सिर्फ सिम्टम्स क्या हैं इनको एक बार मोटे मोटे तौर पर बता दूं, पर हम इन पर डिटेल्ड चर्चा नेक्स्ट भाग में करेंगे, यानी भाग 2 में करेंगे। तो इसका जो सिम्टम्स का जो पूरा एक आप देखेंगे जो प्रेजेंटेशन है, जो पेशेंट जिस तरह से अपने डॉक्टर के पास आता है, तो उसमें 4 या 5 तो मेन मुख्य सिम्टम हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पीरियड्स के दौरान दर्द होना। और दर्द भी इन लेडीज़ में कईयों में इतना ज़्यादा होता है कि ना कि केवल पीरियड के दौरान, बल्कि 2-4 दिन पीरियड आने के पहले से ही शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो पीरियड ख़त्म होने के बाद भी 2-4 दिन तक कंटिन्यूड दर्द रहता है। तो आप समझ लीजिए कि 8 से 10 दिन महीने में ये महिला दर्द से इतना परेशान रहती है, और पीरियड्स के दौरान तो इतना दर्द होता है कि कई बार ये लेडीज़ अपनी दिनचर्या के जो नॉर्मल काम हैं वो भी नहीं कर पाती, या फिर इनको कंटिन्यूसली 3-4 दिन पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। कई लड़कियां जो यंग एज में होती हैं, वे स्कूल कॉलेज अपने जॉब में भी जाने में उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पीरियड्स में पेन होना इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जब ये कंडीशन नीचे पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर खिंचाव की वजह से हमेशा ही किसी को पूरे महीने भर भी कमर में, नीचे के कमर के भाग में, जांघों के बीच में हमेशा खिंचाव और दर्द बना रहता है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण इन स्त्रियों में कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से यूट्रस की लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इनको ब्लीडिंग भी कई बार हैवी दिख सकती है, या फिर ब्लीडिंग नियमित रूप से ना आकर साइकिल के बीच में भी इनको स्पॉटिंग बोलते हैं, जैसे हल्की हल्की ब्लीडिंग दिख सकती है। तो ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जब दर्द के साथ में हो तो ये इसकी शंका मन में गायनेकोलॉजिस्ट के हमेशा रहती है। चौथा कारण ये होता है कि इन लेडीज़ को, क्योंकि जिनको मर्ज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि सब ऑर्गन्स, आगे पीछे की जो डिफरेंट अंग हैं वो सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और शरीर का लचीलापन ही अंदर का रहता नहीं है। तो ऐसी लेडीज़ को कई बार सेक्स के दौरान, यानी कि संभोग करने के दौरान डीप पेन या तकलीफ़ महसूस होती है। इसके अलावा बाकी के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि किस अवस्था में लेडी है। कई बार, और बहुत सारी बार बल्कि मैं कहूँगी कि क्योंकि सारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग डिस्टर्ब रहता है, तो एक निसंतानता की प्रॉब्लम इसका इस डिज़ीज़ का एक मेन लक्षण हो सकता है। और इसके बारे में हम अगले पार्ट में एक थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि निसंतानता की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका सोशल इम्पैक्ट भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फिर डिपेंड करता है सिम्टम्स किस तरह से लेडी को दिखाई पड़े। यदि डिजीज़ बहुत प्रोग्रेसिव है या सिवियर फॉर्म में है और आंतों वगैरह को इन्वॉल्व कर रही है, तो लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड्स के दौरान मोशन पास करने में, यानी पैखाने के टाइम बहुत दर्द होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है सिवियर, किसी को डायरिया, उल्टा दस्त हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, वहाँ का जो एरिया है उसका सब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए होते हैं। किसी को यूरिन पास करने में बार बार जाना पड़ सकता है, यूरिन पास करने में स्पेशली दर्द महसूस हो सकता है, ऐसा भी होता है। बाकी पेट में गैस होना, पेट बहुत फूलना, ये भी कई जो लेडीज़ होती हैं जिनको ये डिज़ीज़ ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उनको महसूस हो सकती है। तो ये तो हो गए मेन सिम्टम्स। कुछ स्पेशल सिम्टम्स होते हैं और वो बहुत रेयर होते हैं। आप समझिए, अगर डिज़ीज़
बहुत दूर पहुंच गई है या ब्लड के माध्यम से या किसी और रीज़न से बहुत दूर है, चेस्ट में है, तो फिर खांसी या फिर ब्लड आना पीरियड्स के दौरान कफ के अंदर, ये सब बहुत रेयर लक्षण हैं। इनका इंसिडेंस या इनका जो सोसाइटी में जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर स्त्रियों को नीचे के पेल्विक स्ट्रक्चर्स में ही तकलीफ़ होती है। सिम्टम्स को हम एक बार और अगले भाग में देखेंगे। ये मैंने एक संक्षिप्त में जो सिम्टम्स नॉर्मली दिखते हैं उन पर मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, और नेक्स्ट भाग में हम मेनली इन्हीं सिम्टम्स पर एक अच्छी तरह से इनको समझेंगे। स्पेशली इनफर्टिलिटी का सिम्टम यानी निसंतानता का जो सिम्टम है वो हम एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसको क्या करके हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका मेडिसिन से क्या मैनेजमेंट होता है, और यदि इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो सर्जरी कब होनी चाहिए, सर्जरी किस माध्यम से होनी चाहिए, और सर्जरी कैसी होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। और क्या टेस्ट्स एक डॉक्टर एडवाइस करता है इसकी फाइनल डायग्नोसिस के लिए, ये भी हम देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये टॉक, ये चर्चा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अलावा यदि आपके कोई भी प्रश्न हो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड तो प्लीज़ इन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक में इस पर हम ज़रूर क्लैरिफिकेशन करेंगे। नमस्कार।